गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 भाषा और व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। हम जो ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत ही हम भाषा को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। सबसे पहले हमें भाषा के बारे में जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा और व्याकरण में गहरा संबंध है, क्योंकि जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें भाषा ना तो बोलनी आएगी, ना पढ़नी आएगी और ना लिखनी आएगी, यानी हमें भाषा का ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमें भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। इसके लिए हमें व्याकरण के 3 अंगों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हमें व्याकरण के इन 3 अंगों का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक हम ना भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। तो ये ये व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं और वर्णों के प्रकार के बारे में सीखते हैं, जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसीलिए मैं अभी आपको यहाँ विस्तार से इसके बारे में नहीं बता रही। दूसरा है शब्द विचार। वर्णों का ज्ञान होने पर हमें शब्द विचार के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है कि शब्द कैसे बनाए जाते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। इसका ज्ञान हमें वर्ण विचार के बाद ही होता है। फिर तीसरा होता है वाक्य विचार। वाक्य विचार जो है, इसके लिए शब्द विचारों का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी ये जो तीनों हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक हमें इन तीनों का अच्छे से ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें भाषा को ना तो पढ़ना आएगा और ना लिखना आएगा। वाक्य विचार के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करना सीखते हैं। तो भाषा जो होती है एक साधन के रूप में प्रयोग की जाती है, और हम किसका साधन के रूप में? विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में। यानी हम अपनी बात किसी को समझाते हैं और जो सामने वाला कोई बात अपनी बोलता है उसे हम समझते हैं। तो विचारों के आदान प्रदान होने के लिए हमें भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो भाष धातु से होती है। भाष का अर्थ होता है बोलना। इस प्रकार भाषा जो होती है विचारों का आदान प्रदान करती है। भाषा के 2 रूप होते हैं: मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जैसा कि नाम से ही हमको स्पष्ट हो रहा है, मौखिक यानी मुंह से बोली जाने वाली भाषा। वह भाषा जो मुख से बोली जाती है और समझी जाती है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरी होती है हमारी लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा होती है जब हम अपने विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं। जैसे कि मान लो आज आपको कोई होमवर्क दिया जाता है, तो वो होमवर्क आप क्या करेंगे? कॉपी में, अपनी जो कॉपी है आपकी उसमें आप उसको राइट करेंगे, उसको आप लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो इसे हम भाषा का कौन सा रूप कहेंगे? लिखित रूप। मान लो आप अपने फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, या कोई 2 व्यक्ति पड़ोस में या घर में आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये भाषा का होगा कौन सा रूप? मौखिक रूप। इसके अतिरिक्त भाषा का एक रूप और प्रयोग किया जाता है, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक यानी संकेत। जब हम अपनी बात को इशारों के द्वारा समझाते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसका प्रयोग भाषा में मुख्यतः कम ही किया
जाता है। इसीलिए हम भाषा के दो रूपों के बारे में ही अच्छे से ज़्यादा समझेंगे। इसके अतिरिक्त भाषा के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि राजकीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, प्रादेशिक भाषा, आंचलिक भाषा। राजकीय भाषा, राजकीय भाषा वह भाषा होती है जो राज्य के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है। आप देखते हैं कि हमारे राज्य में अधिकांश हिंदी भाषा ही बोली और समझी जाती हैं, और हमारे राज्य के जितने भी कार्य हैं वह सब भी हिंदी भाषा में ही किए जाते हैं। तो इस प्रकार हिंदी जो है हमारी राजकीय भाषा है। दूसरा नंबर पे है राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा वह भाषा होती है जो राष्ट्र यानी देश के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है। वह भी हमारी हिंदी भाषा ही है। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय भाषा भी हिंदी ही है, और हमारे सारे कार्यालय में जो भी काम होते हैं वो भी हिंदी भाषा में ही होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह भाषा होती है जो बहुत सारे देशों में के लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। और वह है हमारी अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी जो भाषा है वो अधिकांश देशों में बोली और समझी जाती है, इसलिए उसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त मातृभाषा, मातृभाषा वह भाषा होती है जो हम अपनी माता से सबसे पहले या अपने परिवार के सदस्यों से बोलना सीखते हैं। जैसे कि आपका जो परिवार है, आपका जो घर है, इसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो कई लोग गुजराती बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, कुछ हाड़ौती बोलते हैं। तो बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से जिस भाषा को बोलना सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। इस प्रकार भाषा के बहुत सारे हमने रूपों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि के बारे में हम समझेंगे कि लिपि क्या है। भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। इस लिखने के ढंग को सीखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं, अर्थात भाषा के जो लिखित रूप है, भाषा का जो लिखित रूप है वह लिपि कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे बोली के बारे में। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है जो किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के द्वारा मौखिक रूप में अपने विचारों के आदान प्रदान के रूप में प्रयोग की जाती है, उसे हम बोली कहते हैं। बोली का रूप भाषा की अपेक्षा छोटा होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि ब्रज में जो ब्रज बोली है, भोजपुरी है, इस प्रकार अवधी जो है ये बोली है। इस प्रकार जो बोली होती है उसका रूप भाषा की अपेक्षा छोटा होता है। बोली और भाषा में बहुत अंतर होता है। पहला अंतर तो ये होता है कि भाषा जो होती है वो लिखित रूप में प्रयोग की जाती है। भाषा का जो रूप होता है वो लिखित रूप होता है, जबकि बोली का जो रूप होता है वो मौखिक होता है। भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली और समझी जाती है, जबकि बोली जो होती है वो मात्र एक क्षेत्र विशेष में ही बोली और समझी जाती है। भाषा का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है और बोली का क्षेत्र छोटा होता है। भाषा के अंदर हम साहित्य की रचना करते हैं, जबकि बोली में हम साहित्य की रचना नहीं कर सकते। इस प्रकार बोली और भाषा में बहुत सारे अंतर होते हैं। तो आज हमने भाषा और व्याकरण के संबंध में चर्चा की है। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यही समाप्त होता है। थैंक यू।